Hello and good morning, all of you. Welcome to the free Ethics Foundation course by Alpha S Academy. And today we are starting with the lecture 2. And this is part 1, and there will be only part 1 in lecture 2 because we have completed the whole human values in this particular chapter only. So let's begin. First we'll see that what we'll learn in this chapter is, पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में कि वैल्यूज़ होती क्या हैं. देन एक टॉपिक इसमें आता है कि लेसन्स फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. अब इसको जो है, इस टॉपिक को जो है हम मॉरल थिंकर्स के साथ पढ़ेंगे. जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे ना डिटेल में, हम इसको वहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि इसको यहाँ पढ़ने का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, इसको वहीं पढ़ेंगे अच्छे से. देन रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहले हम ये देखते हैं कि वैल्यूज़ होती क्या है. नाउ वैल्यूज़, आप अगर मैं लेमन टर्म में बताऊँ तो मैं कैसे एक्ट करूँगा या नहीं करूँगा, उस ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, ये मेरी वैल्यू पे डिपेंड करेगी. ठीक है, मेरे सामने एक 100 रुपये की गड्डी पड़ी है, क्या मैं उसे उठा के अपनी जेब में रख लूँगा या मैं उसे पुलिस स्टेशन लेके जाऊँगा और उसे जमा कराऊँगा. किसी की गिर गई थी, ये किस चीज़ पे डिपेंड, ये जो मेरा एक्ट है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी. ये जो दो में से एक एक्ट में चूज़ करूँगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये मेरी वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगी. मेरी वैल्यूज़ कैसी हैं. Thus, values are individual beliefs that motivate people to act one way or another. ये गाइड की तरह काम करता है या ये हमें हमारे ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है. वैल्यूज़ दो टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक होगी जो हमारे अंदर है, जैसे खुशी, शांति, या हम बहुत जॉयफुल हैं, हम ट्रूथफुल हैं, ये क्या हमारी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं. तो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ आर दोज वैल्यूज़ विच हैव एन इटर्नल प्रॉपर्टी विदाउट एनी रेफरेंस टू एनी एंड. हम खुश रहना चाहते हैं, हम हमेशा ही खुश रहना चाहते हैं. कौन आदमी होगा वो बोलेगा नहीं भैया मुझे दुखी रहना है. ठीक है. और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ क्या होती है. एक्सट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू को देती हैं या जिस पे इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड होती हैं. ठीक है. प्रॉपर्टी और वैल्यू डिपेंड्स ऑन हाउ मच इट जनरेट्स दी इंट्रिंसिक वैल्यू. जितनी, मान लिया जैसे एग्जांपल हमने लिया है इसमें फैमिली का. मान लिया मेरे पास एक फैमिली है अच्छी, मेरी एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, हमारा एक अच्छा सा घर है, हम अच्छे से रहते हैं, खुशी रहते हैं. तो इस फैमिली से मुझे मिल क्या रहा है, इससे मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, मैं जॉयफुल महसूस कर रहा हूँ. ठीक है. तो अब जॉयफुलनेस और हैप्पीनेस तो क्या है, ये तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है, बट किससे मिल रही है, फैमिली से. तो ये मेरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, अच्छी फैमिली रखना. ठीक है. बहुत तरीके की वैल्यूज़ होती हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं. पहली होती है पर्सनल वैल्यूज़. दे आर प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजीज दैट पर्सन फॉलोज इन पर्सनल लाइफ. मेरी पर्सनल हैं वो मैं किसी से, मतलब वो मेरी यूनिक है. देन ह्यूमन वैल्यूज़, ये आपको, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएँ, यूनिवर्सल इन नेचर होती हैं. लाइक लाइफ शुड बी स्मूथ एंड हैप्पी. देन आपकी कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, है ना, जिसमें आप बिलीव करते हैं, वही डिफाइन भी करती है क्या सही है या क्या गलत है आपके लिए कई बार. देन सिविक वैल्यूज़ होती हैं, जो हम बोलते हैं सिविक सेंस नहीं है यार भाई, हमें कहीं भी गंदगी नहीं करनी चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये क्या हमारी सिविक वैल्यू है. तो ये हमें बताती है कि व्हाट द सिटीजन शुड डू एंड व्हाट अ सिटीजन शुड नॉट डू. देन हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये प्रिंसिपल एंड डायरेक्टिव्स हैं विच इनेबल्स अस टू फॉलो करेक्ट एंड राइट पाथ. मैंने आपको बताया ना, ऑनेस्टी, मैं सच्चा होऊंगा तो मैं उस 100 रुपये की गड्डी को जो मैं बात कर रहा था उसको पुलिस स्टेशन दे के आऊँगा या पूछूंगा 4 लोगों से कि भैया किसकी अपनी जेब में रखूँगा, बिकॉज दैट इज़ माई मॉरल वैल्यू. ऑनेस्टी इज़ माई मॉरल वैल्यू. आपकी फिर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं. नाउ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस वैल्यू. कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियोसिटी को जोड़ते हैं, गलत भी नहीं है, बहुत तरीके से बहुत हद तक कनेक्टेड भी हैं, बट रिलीजियस वैल्यूज़ थोड़ी सी अलग होती हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज़ से. नाउ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर वैल्यूज़ विच गिव्स डायरेक्टिव्स टू फॉलो अ फेथ इन सम फिलोसफिकल थाट. वो हमें बताता है कि हाँ भाई ये करो, किसी से झूठ मत बोलो, है ना, मेडिटेशन करो. ठीक है. आप शांत रहो अंदर से, आप किसी के बारे में भला बुरा मत बोलो. अब ये रिलीजन में भी सिखाया जाता है, लेकिन ये किसी की स्पिरिचुअल वैल्यू भी हो सकती है. दैन कुछ नेशनल वैल्यूज़ होती हैं कि हाँ भाई पेट्रोटिज्म होनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन होनी चाहिए, हमारी कंट्री का डिफेंस हमारे हाथ में है, सिक्योरिटी हमारे हाथ में है, मैं अपने देश को कुछ होने नहीं दूंगा, मैं अपने देश के प्रति वफादार रहूँगा, मैं इस देश के डेवलपमेंट में भागीदार बनूंगा. ये सब क्या है, ये हमारी नेशनल वैल्यूज़ हैं. देन हमारी कुछ सोशल वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजीज विच एनकरेज अस टू लिव टुगेदर. कि भैया मुझे साथ रहना है, ये मेरे चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरी ताई है, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरी नाना जी हैं. ये सब क्या है, ये सब हमारी, इन्हें साथ रखना है, इनकी सेहत का ख्याल रखना है,
इनको देखना है, इनकी कोई नीड्स है तो उन्हें पूरा करना है। तो ये क्या है, ये हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं। देन साइंटिफिक वैल्यूज़, ऑफकोर्स हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी मैंशनड है। प्रिंसिपल एंड डायरेक्टिव्स विच फोर्स अस टू टेस्ट, एनालाइज, वेरीफाई एंड इंक्वायर, मतलब ये हमें रैशनल बनाती है। ऐसा नहीं कि हमें जो बोला गया हम आंख बंद करके उसे देख लें, ठीक है, हमें उसे टेस्ट करना है, एनालाइज करना है कि हाँ भाई अगला आदमी जो कह रहा है वो ठीक भी है, क्या ये मॉरली सही भी है, ठीक है। देन आपकी कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज़ होंगी जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। देन आपकी एस्थेटिक वैल्यू होती है। एस्थेटिक होता है किसी को सुंदरता बहुत पसंद होती है, किसी को मान लिया किसी को लड़कियों की आंखें बहुत पसंद हैं, ठीक है, किसी को जो है नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है, ठीक है, किसी को जो है आर्ट फॉर्म्स बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, ठीक है, और बहुत तरीके की चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, तो वो एस्थेटिक वैल्यूज़ हो गई। देन कुछ इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कुछ आपकी वैल्यूज़ लाइक इकनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, ये आपकी क्या इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं। मुझे एक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, मुझे जो है डेट में नहीं आना है, कर्जे में नहीं आना है, किसी से मेरे को करप्शन करके पैसा नहीं लेना है, ये सब क्या हमारी इकोनॉमिक वैल्यूज़ होगी। ऑफ कोर्स दीज वैल्यूज़ आर ऑल कनेक्टेड ऑल्सो। देन हमारी कुछ कम्युनिटी वैल्यूज़ हैं जो हमें साथ रखती है डिफ़िकल्ट टाइम्स में और एक पीसफुल सोसाइटी डेवलप करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेबिलिटी फॉर पर्सनल बिहेवियर, कि हाँ भाई मैं अपने जो मेरा बिहेवियर है उसके लिए अकाउंटेबल हूँ। एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर राइट्स विल डेवलप अ सोशल कैपिटल, भाई अगर मैं अपने जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए अकाउंटेबल हूँ और जो दूसरों की राइट्स हैं अगर मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, तो ऑफकोर्स हम एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं जो कि हमारी सोशल कैपिटल होगी, ठीक है। देन ह्यूमन वैल्यूज़ है क्या, अभी तो हम पढ़ रहे थे कि वैल्यूज़ क्या है। वैल्यूज़ हमारे वो चीज़ हैं, हमारे इंडिविजुअल बिलीव्स हैं जो कि हमारे एक्ट को गाइड करते हैं, हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। अब ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जो यूनिवर्सल इन नेचर है, जो दे आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन द एसेंस ऑफ ह्यूमंस विच गाइड ह्यूमन इंटरफेस। मतलब आपका जो कंडक्ट है या आपका जो एसेंशियल जैसे ह्यूमैनिटी है, तो पीस मान लिया, मैं पीस एग्जांपल ले रहा हूँ, पीस एक वैल्यू है, ये क्या है, एक ह्यूमन वैल्यू है जिसके लिए हर एक ह्यूमन जो है स्ट्राइव करेगा। पीसफुल सोसाइटी बनाना, इसके लिए हर ह्यूमन स्ट्राइव करेगा। ये ह्यूमन इंटरफेस को आपस में जोड़ेगी, हमें ह्यूमंस को जोड़ेगी। अगर पीसफुल सोसाइटी नहीं होगी, हम लड़ते ही रहेंगे तो हम जुड़ेंगे कहाँ से। तो ये क्या है, एक तरीके की ह्यूमन वैल्यू है। एज ह्यूमंस वी हैव फीलिंग्स, इमोशंस, लव एक्सेट्रा, देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दैट इज़ वन ह्यूमन शुड रिस्पेक्ट अदर ह्यूमंस इमोशंस एंड फीलिंग्स। एंड जब हम एक दूसरे का इमोशन और फीलिंग रिस्पेक्ट करेंगे तो वो रिस्पेक्ट ऐसे नहीं कि हाँ मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपने मन में सोच मैं कर रहा हूँ रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है। आपको अपने अंदर इंटीग्रिटी लानी पड़ेगी, आपको दूसरों के बारे में दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, उसे एम्पैथी बोलते हैं। आपको फेयरनेस लानी पड़ेगी, आपको अपने मन में रिस्पेक्ट लानी पड़ेगी दूसरों के लिए। एक आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लाना पड़ेगा, मन में कंपैशन लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कहा दिया हाँ मैं आपको समझ रहा हूँ, ये नहीं होगा। जब आप ये वैल्यूज़ अपने अंदर इनकलकेट करेंगे तभी आप अदर लोगों की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, अदर लोगों को सोच पाएंगे। जस्ट मियरली थिंकिंग अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर्स डज नॉट मेक देम रिस्पेक्टफुल, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमन वैल्यूज़ को, मैंने आपको बता दी कि यूनिवर्सल इन नेचर में, दे आर सुपीरियर वैल्यूज़, है ना। ये किसी भी इंडिविजुअल वैल्यूज़ या सोसाइटल वैल्यूज से ऊपर है, बिकॉज दे आर ह्यूमेन इन नेचर। ह्यूमैनिटी स्टैंड्स फॉर द यूनिवर्स, इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। दे आर सुपीरियर value because they uphold humanity. Values play an important role in integration and fulfillment of man's basic impulses and desires in a stable and consistent manner appropriate for his living. महात्मा गांधी जी, टैगोर जी, अम्बेडकर जी, सब ने यही कहा कि ह्यूमन वैल्यूज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ अबव ऑल वैल्यूज़। उन्होंने कहा कि ठीक है आपके इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म से भी ऊपर हैं क्या, ह्यूमन वैल्यूज़। देन बेसिक एसेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। आप तक जब तक दूसरे ह्यूमंस की, अपने फेलो बींग्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप खुद भी डिग्निटी से रहेंगे, उनकी डिग्निटी को भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम एक बेहतर समाज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ डिग्निटी इन सोसाइटी लीड्स टू कन्फ्लिक्ट एंड सोशल डिसहार्मनी, क्योंकि हम दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिकॉज रिसेंट कास्ट कन्फ्लिक्ट बिटवीन दलित्स एंड ठाकुर्स इन खुर्दा कहाँ है, उड़ीसा में, एंड इन सारपुर यूपी वॉज डोमिनेंस वर्सेस डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो कभी कभार हम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को
नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप खुद बड़े बनो लेकिन किसी को नीचा दिखा के बड़े मत बनो, यही ह्यूमन वैल्यूज़ कहती हैं। देन ह्यूमन वैल्यूज़ नॉर्म्स से कैसे डिफरेंट हैं, है ना भाई। वैल्यूज़ हैं और नॉर्म्स हैं, ये हम पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। नॉर्म्स क्या हैं, आप जो सोसाइटी आपके लिए सेट करती है, ज़रूरी नहीं है जो नॉर्म हो वो वैल्यू हो। तो नॉर्म आर रिलेटिवली स्पेसिफिक बिहेवियर एज पर सोशल कस्टम्स एंड इट इज़ ऑब्लिगेटरी इन नेचर। माना जाता है जैसे कि एक पर्टिकुलर कास्ट उस पर्टिकुलर कास्ट में ही शादी करेगी, या एक पर्टिकुलर वर्ण उस पर्टिकुलर वर्ण में ही शादी करेगा। तो ये क्या है, ये एक टाइप की सोशल नॉर्म है, ये नॉर्म है, ये आप पे ऑब्लिगेटरी है, पर ज़रूरी नहीं आप इसको मानो, ठीक है। ये ऑप्शनल नहीं है, आपके लिए ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। लेकिन आपकी वैल्यू हो सकता है इससे डिफरेंट हो, आप कुछ और सोचते हो। वैल्यूज़ जो होती हैं वो चॉइस का मैटर होती हैं कि नहीं मैं इन सब चीज़ों को नहीं, मैं कास्ट को नहीं मानता। तो ये आपकी क्या है, एक वैल्यू है, ये जो है नॉर्म से अलग है। आप अपनी वैल्यूज से ही कई बार नॉर्म्स को चैलेंज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी कैनॉट बी नॉर्म, क्योंकि वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, आप चूज़ करते हैं कि मुझे ऑनेस्ट रहना है या नहीं। वैल्यूज़ मॉरल्स से कैसे डिफरेंट है, मॉरल्स आर टॉट बाय द सोसाइटी टू द इंडिविजुअल वाइल वैल्यूज़ आर कल्टिवेटेड फ्रॉम विद इन। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो जो बाहर से आप पे मस्त मस्त चीज़ें डाली जाएंगी वो क्या होगी, वो आपके मॉरल्स होंगे। बड़ों का आदर करना, ठीक है, और वुमेंस की रिस्पेक्ट करना, उनकी डिग्निटी को बनाए रखना, ये क्या है, आपके मॉरल्स हैं। ऑनेस्टी, कंपैशन, एम्पैथी, ये आप अंदर से अपने अंदर डेवलप करते हो, ये सब क्या हैं, ये सब आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मॉरल्स एक्ट एज मोटिवेशन फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ वाइल वैल्यूज़ एक्ट एज एन इंट्यूशन, वो आपको इंट्यूशन है कि मुझे ये करना है, ये सही है। फर्दर वाइल मॉरल्स आर डीप रूटेड, वैल्यूज़ मे कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एज पर नीड्स, ठीक है। देन ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स कैसे कनेक्टेड हैं, बहुत कनेक्टेड हैं। मैंने आपको बताया था ना, एथिक्स तो भैया मतलब यूनिवर्स है, उसके अंदर वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिलीव्स, ये सब क्या हैं, ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ आर द स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स एज दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं कि भैया ये एथिकल है, ये स्टैंडर्ड है। एक होता है ना एथिक्स का भी एक स्टैंडर्ड होगा, वो क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं कि आपको वो वैल्यूज़ तो अपने, जब आप वो वैल्यूज़ अपने अंदर लाओगे तो वो तो मतलब बेसिक आपको लाना ही लाना है, तब आप 40% एथिकल हो जाओगे, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। फिर आपके इंडिविजुअल एथिक्स हो गए, सोसाइटल एथिक्स हो गए, उसको जोड़ के जब आप टोटल अपनी लाइफ में समअप करोगे तो आप टोटली एथिकल होगे। लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है, आर द स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स एज दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, वो स्टैंडर्ड है एथिक्स का। इनफैक्ट एथिक्स इज़ फॉर प्रोपोगेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू बिकॉज द एम ऑफ द सोसाइटी इज़ पीस एंड हार्मनी। ह्यूमन्स आर बॉर्न विद इमोशंस एंड फीलिंग्स नॉट विद वैल्यूज़। तो ह्यूमन्स जो हम जब पैदा होते हैं हमारे अंदर इमोशन होता है, हम रोते हैं, रोना क्या है, एक टाइप का इमोशन है, हमारे अंदर फीलिंग होती है, हमें अपनी माँ पे प्यार आता है, ठीक है, और डॉक्टर पे गुस्सा आता है, ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इमोशन है, फीलिंग है। तो ये जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर इमोशनल फीलिंग होती है, कोई वैल्यू कुछ नहीं होती है, एथिक्स वैथिक्स कुछ नहीं होता है हमारे अंदर, वो हम ओवर द टाइम सोशलाइजेशन से डिवेलप करते हैं अपने अंदर, ठीक है। एबिलिटी टू एक्वायर ह्यूमन वैल्यूज थ्रू सोशलाइजेशन, वी एक्वायर ह्यूमन वैल्यूज़ थ्रू सोशलाइजेशन, वी आर नॉट बॉर्न विद इट, ठीक है। सोशलाइजेशन भी हम फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, जैसे फैमिली, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गए, हम सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, आज के टाइम पे हम क्या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे क्या देखते हैं, ये सब क्या है, मॉडर्न डिटर्मिनेंट्स हैं ह्यूमन वैल्यूज़ डिफाइन करने के। इनफैक्ट डॉक्टर कलाम, द former president of India, he said that the 3 important persons which influence socialization are parents, teachers and leaders in different stages of life। अभी हम वो stages of life भी पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सोशलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़ कैसे आएंगी, सोशलाइजेशन से। भाई वैल्यूज़ कैसे आएंगी, सोशलाइजेशन से। सोशलाइज कैसे होंगे, 2 टाइप से होंगे, इनफॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल क्या हुआ, आपका स्कूल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप कहीं ट्रेनिंग में गए, वो आपका क्या हुआ, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। इनफॉर्मल क्या हुआ, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, ये आपके इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट होती है। आप जैसे जैसे बचपन से और बड़े होने तक आप जो है मॉरली भी डेवलप होते हैं। लास्ट स्टेज मॉरल ऑटोनॉमी होती है, जब आपकी अपना थॉट आ जाता है। तो जब आप स्टेज 1 में क्या होता है, आप अर्ली चाइल्ड हो, जब आप पैदा हुए होते हैं तब आपके अंदर मॉरल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आप वही करते हैं जो आप दूसरे को देखते हैं। अगर घर में जो
बड़े हैं वो अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, तो वो जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपने माँ बाप के पैर छूने लगेंगे। अगर वो उनके साथ गाली गलौज करते हैं तो वो भी उनके साथ गाली गलौज करने लगेंगे छोटे बच्चे, ठीक है। ऐसे इसलिए देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं मिमिक करते हैं जो बड़े लोग करते हैं, ठीक है। तो वही उनकी मॉरल अंडरस्टैंडिंग वहाँ से डेवलप होती है। तो वहाँ पे फैमिली का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चा बचपन में कहाँ रहेगा, फैमिली के साथ ही रहेगा। स्कूल पैदा होते स्कूल तो जाने नहीं लग जाता। इनफैक्ट चाइल्ड इज़ लाइक क्ले एंड सोशलाइजेशन प्रोवाइड्स इन प्रिंट ऑन द चाइल्ड क्वालिटी ऑफ द बिहेवियर। किस क्वालिटी का उसका बिहेवियर होगा उसकी फैमिली डिटरमाइन करेगी। द कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ हार्मनी, इक्विटी, कॉपरेशन, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पीस, ये सब कहाँ से आती है, ये सब फैमिली से पास ऑन होती हैं चाइल्ड पे। जहाँ एक पीसफुल इन्वायरमेंट है घर में, जहाँ एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है, सब अच्छे से बात करते हैं, एक कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ लव है ना, तो वहाँ पे बच्चा जो है मोर एथिकल होगा या मोर उसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी कि नहीं भैया मुझे भी ऐसे बनना है। दैन स्टेज 2 तो बहुत ख़तरनाक होती है, वो एक रिबेलियन स्टेज होती है। बट उससे पहले हम पेरेंटिंग के एस्पेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि बचपन में कहाँ है, देखो जब जॉइंट फैमिली में बच्चे पले बड़े होते हैं उनकी वैल्यूज़ अलग होती हैं। जो आपके न्यूक्लियर फैमिली में पले बड़े बच्चे होते हैं उनकी वैल्यूज़ अलग होती है। जो ट्रेडिशनल एरा में थे, सब जॉइंट फैमिली में थे, तो जो अगर हम अपने मदर फादर की वैल्यूज़ देखें तो उनके अंदर एक सेक्रीफाइस है, इंटरडिपेंडेंस है, इसलिए रेट ऑफ डाइवर्स कम है पिछली जनरेशन में। अब जब हमारी जनरेशन में आ रहे हैं तो डाइवर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस की जगह इंडिपेंडेंस ले चुकी है, जो कि न्यूक्लियर फैमिली एरा में। देखो गलत और सही कुछ नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी कैसे डेवलप हो रही है। और जब सोसाइटी डेवलप हो रही है तो डेवलपमेंट इज़ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यूज़। जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे वैल्यूज़ भी चेंज होती जा रही है। ऐसी जैसे ट्रेडिशनल, उसमें आपको बताया कि सेक्रीफाइस, इंटरडिपेंडेंस, कलेक्टिव बिहेवियर, क्योंकि उस टाइम की नीड वैसी थी। अब जब आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो इंडिविजुअलिटी, एम्बिशियस, मेरे कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा हैं लोग, इंडिपेंडेंस आ गई है। और इसी में जब हम न्यूक्लियर फैमिली में जब बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग तो उस बच्चे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, असर्टिवनेस आ जाती है, वो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और जो अब लेटेस्ट चल रहा है जिसके हम मैं उसे आईपैड पेरेंटिंग भी बोलता हूँ, कि हाँ भाई कुछ भी हुआ बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया या फ़ोन पकड़ा दिया, तो वहाँ कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, मटेरियलिज्म आ रही है, कंज्यूमरिज्म आ रहा है, कमोडिफिकेशन आ रहा है, हमने क्या पहना है, कौन से ब्रांड के मैंने जूते पहने हैं, कौन से ब्रांड की शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, ये क्या है, वो डिफ़ाइन कर रहा है कि हम क्या हैं, रादर देन हम वाकई में ही हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, या हम किस प्रकार अगले व्यक्ति को कैसे ट्रीट करते हैं, हमारे मन में किसी के लिए कितना प्यार है, कितना रिस्पेक्ट है, उसको छोड़ के हमने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, मेरे पास कौन सी कार है, कौन सी कंपनी का फ़ोन है, एप्पल का है या सैमसंग का है, ये सब क्या है, ये सब डिफ़ाइन कर रहा है हमारे वैल्यूज़ को। तो अब क्या बढ़ गया, मटेरियलिज्म आ गया, कंज्यूमरिज्म आ रहा है, कमोडिफिकेशन हो गया। इनफैक्ट रिश्तों का भी कमोडिफिकेशन हो गया कि हाँ यार जिस रिश्तेदार ने महंगा वाला गिफ्ट दिया वो अच्छा है, जिसने नहीं दिया वो अच्छा तो नहीं है। तो दिस इज़ कमोडिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। दस वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट वेयर वी आर गोइंग, बिकॉज वी आर गोइंग नो वेयर, ठीक है। देन ऑफ कोर्स देन वी लर्न अबाउट द सेकंड स्टेज। अब हम आ गए एडोलेसेंट स्टेज में। अब बच्चा हो गया रेवोल्यूशनरी थोड़ा सा, वो उसे आने लगा गुस्सा, हम इसे भगत सिंह स्टेज भी बोलते हैं। उसे लगता है कि मैं क्या ना कर दूं दुनिया में, उसमें बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, थोड़ा एम्बिशियस हो जाता है, इम्पेशेंट होता है, ठीक है। मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टेज है ऑफ ए पर्सन, बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हैपन्स एट मोस्ट, सबसे ज़्यादा इसी इंटेलिजेंस जो है डेवलप होती है इसी स्टेज पे। दैट्स वाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बहुत बड़ा, इससे पहले स्टेज 1 में फैमिली रोल प्ले कर रही थी, लेकिन अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि 6-7-8 घंटा बच्चा स्कूल में ही रहता है, और वहाँ वो क्या क्या सीखता है, वहाँ पे वो सीखता है कॉपरेशन, क्योंकि वो वहाँ पे 30-40-50 लोगों की क्लास रहती है, उनके साथ उसे बैठना है, हर किसी को उसे टॉलरेट भी करना है, कोई चिल्ला रहा है उसको टॉलरेट करना है, कोई रो रहा है उसे टॉलरेट करना है, तो वो एक कॉपरेशन, इन्वायरमेंट ऑफ कॉपरेशन में सीखता है। देन इंटरेक्शन विद न्यू पीपल, नए लोगों से इंटरेक्ट करना सीखता है कि भैया कैसे बात करनी है, चिल्ला के बात करनी है, आराम से बात करनी है, हाथ कैसे मिलाना है, गले मिलना है, किसके साथ कैसे बैठना है, ये सब काम बच्चा स्कूल में ही सीखता है। देन डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़, क्योंकि हर बच्चा एक अलग बैकग्राउंड से आता है, एक अलग फैमिली से आता है, ठीक है। जब वो अलग फैमिली से आया तो उसका कुछ मॉरल डेवलपमेंट तो फैमिली से हो गया, तो जब वो स्कूल आएगा तो वो क्या मैनिफेस्ट करेगा या क्या दिखाएगा, जो उसने फैमिली में जो सीखा है
वो वही दिखाएगा। और हर बच्चे की फैमिली अलग है, तो हर बच्चे का जो मॉरल डेवलपमेंट उस तक लेवल का है वहाँ पे अलग होगा। और जब वो इंटरेक्ट होगा तो बच्चा नई चीज़ें सीखेगा और दूसरों को नई चीज़ें सिखाएगा, बिकॉज वी हैव वेरिड बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल सबसे बड़ा है। इनफैक्ट टीचर्स आर ग्रेट रोल मॉडल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड देयर एक्शंस लीव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन इन देयर इन पर्सनेबल एज, सो डू द एक्शंस ऑफ अदर चिल्ड्रन। जो टीचर्स करते हैं और जो दूसरे बच्चे करते हैं उनको उनका जो है उस पर बहुत इम्प्रिंट पड़ता है। इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू द क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़ इन एजुकेशन सिस्टम, क्या हो गया, कैरियर ओरिएंटेड हो गया है। भाई ये बनना है, वो बनना है, मुझे क्लास 1 ऑफिसर बनना है, मुझे बस जिसे बनना है वो बड़ा ही बनना है। आजकल छोटे की कोई सोच ही नहीं रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, सोचनी भी नहीं चाहिए, आपको हमेशा लाइफ में बड़ा एम करना चाहिए, बट बड़े एम करते करते ऐसा ना हो कि आपकी मानसिक शांति खुद ही दूर हो जाए या भंग हो जाए या मानसिक संतुलन आप खुद ही खो बैठें। इतना बड़ा भी नहीं बनना है। ठीक है, तो आपको बड़ा बनना है बट थ्रू अ राइट पाथ। ठीक है, डिएंटोलॉजी और टेलियोलॉजी दोनों फॉलो करनी है आपको, ऐसा नहीं है कि एक फॉलो करें। ठीक है, कि मीन्स के लिए एंड्स छोड़ दें या एंड्स के लिए मीन्स छोड़ दें। बस खैर, कमिंग बैक, अभी जो एजुकेशन सिस्टम में कई क्राइसिस आ गई है वैल्यूज़ की, इसलिए अब द टर्म वैल्यू एजुकेशन ओवर द टाइम इंपॉर्टेंस पकड़ रहा है कि भैया एजुकेशन में वैल्यूज़ दो, बच्चों को सिखाओ भी भैया कैसे रहना है, थोड़ा सा उनको टॉलरेट बनाओ, थोड़ा पेशेंट बनाओ, है ना। नहीं तो उनको साथ तो कुछ भी होगा, वो लाइफ में टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं या झेल ही नहीं पा रहे हैं, झटक से अपना डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अकेडमिया। फिर स्टेज 3 में वो आ गया एडल्टहुड में। अब वो यूटिलिटेरियन स्टेज में है, जहाँ पे वो इन्जॉय कर रहा है, प्लेजर कर रहा है, सिगरेट पीना, दारू पीना, सब इसी स्टेज में सीखते हैं। ठीक है, तो ये सच्चाई है। आपको हो सकता है हंसी आए, बट ये सब सच्चाई है। यहाँ पे आदमी थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक हो जाता है कि हाँ यार मैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ, यार मैं ये वाला एडिडास का जूता ले लूँ या नाइकी का जूता ले लूँ, यार आजकल वो कौन से बूट्स चल रहे हैं, बूट्स पहन लूँ, है ना। तो जो है बच्चा जो है एडल्टहुड में जो है यूटिलिटेरियन स्टेज में हो जाता है। वो अग्रेसिवनेस से थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा फॉर्मलाइज्ड इन्वायरमेंट में आता है, वो जॉब वॉब भी करनी है उसे, है ना। नॉर्मली पीपल ट्राई टू लर्न एंड मेंटेन बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ। अब उसकी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, गर्लफ्रेंड्स तो नहीं होंगी, सॉरी, गर्लफ्रेंड होगी या उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे, तो यहाँ पे वो वर्क एंड लाइफ को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अब उसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा उसको, जो लीडर्स हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर कैरिस्मेटिक, विजनरी, ट्रांसफॉर्मेटिव, एग्जाम्पलरी एंड दे हैव इमेंस पावर टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी। बल्कि मैं बताऊँ, मैं खुद डॉक्टर कलाम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ अपनी लाइफ में, एंड हम तो कह रहे हैं उनके मतलब 0.001% भी नहीं है, बट ट्राई करता हूँ इम्बाइब करने का जो उन्होंने कहा था। और यू नो सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, है ना। ऐसा बोला जाता है, अब सच है नहीं है तो ये सब कार्टून में चलता है, बट प्रॉपर्टीज लेफ्ट बाय सर APJ अब्दुल कलाम वाज ही लेफ्ट 2500 बुक्स, 6 पेंट्स, है ना। एंड देयर वाज अनदर प्रेसिडेंट आफ्टर हिम, है ना, एन नंबर ऑफ थिंग्स शी टुक विद हर सेल्फ। तो यू नो इट्स योर टेक टू यू नो आफ्टर यू लीव दिस वर्ल्ड हाउ यू वांट टू गेट रिमेंबर्ड। आप किस प्रकार से लोगों के मन में आने चाहिए, या आप लोग आपको कैसे याद करें वो आपके हाथ में। आज जो आप करके जाएंगे वैसे ही लोग आपको बाद में याद करेंगे। एंड यू नो जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो वो भी आपकी वैल्यूज़ को शेप करते हैं। इनफैक्ट यू नो डॉक्टर कलाम्स पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड टू शेप देयर माइंड। उन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स लिखी, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, आप उसको पढ़ें तो आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। और यहाँ पे क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं तो हम इस एडल्टहुड वाली स्टेज में हैं, तो यहाँ पे जो हैं जो लीडर्स हैं उनकी लिखी हुई बुक्स जो हैं, गांधी जी हैं या विवेकानंद जी हैं, उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो वो भी हमारी वैल्यूज़ को शेप करेंगी। देन स्टेज 4 होती है कांटियन स्टेज, जहाँ पे मॉरल ऑटोनॉमी आ जाती है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही, वो सही है। अब आप मतलब मैच्योर हो चुके हैं मॉरल थिंकिंग में। तो एट दिस एन इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, ओन व्यूज़, वैल्यूज़ एंड विजडम। यू अटेन अ काइंड ऑफ मॉरल ऑटोनॉमी। यहाँ पे हम बस छोटा सा एक लॉरेंस कोलबर्ग का उनकी एक थ्योरी थी, उन्होंने भी सोशलाइजेशन में लेवल और स्टेज दिए, वो देख लेते हैं। तो इन्फेंसी में उन्होंने कहा कि बच्चा जो थोड़ा तो ओबीडियंट रहेगा, उसको पनिशमेंट से उसको ठीक किया जा सकता है। उसका जो वो रहेगा, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डूइंग द राइट थिंग एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेम ही रहता है। बच्चे को देखा ना आपने, उसे मार दो दोबारा वैसे ही करने लग जाता है। देन जब आप
थोड़े से ऊपर आएंगे, प्री स्कूल स्टेज में आएंगे, तब आप थोड़ा सा सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाएंगे, थोड़ा सा आप सेल्फिश हो जाएंगे, इंटरेस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स रिवर्स। इसीलिए वहाँ पे थोड़े से बड़े बच्चों को स्टार वगैरह दिए जाते हैं स्कूल में, मम्मी मुझे वेरी गुड मिला, ऐसा किया करते थे ना। तो ये प्री स्कूल में किया जाता है। देन स्कूल एज में आया आप तो कन्फर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड हो जाता है। द गुड बॉय गुड गर्ल लेवल, एफर्ट इज मेड टू सिक्योर अप्रूवल एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद अदर्स। फिर आप उसी स्टेज के 2 में आएंगे जब थोड़ा सा ऊपर, देन आपको अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर में आना पड़ता है, ठीक है। दैट इज ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फिक्स्ड रूल्स, आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। द पर्पस ऑफ मोरालिटी इज मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, इंटरपर्सनल अकॉर्ड इज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द एंटायर सोसाइटी। तो पहले आप फैमिली में थे, फिर आप स्कूल में गए, आपके दोस्त बने, अब आप सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अब आप एंटायर सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। फिर आप टीन बने तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, म्यूचुअल बेनिफिट, रेसिप्रोसिटी, आप आराम से बात करने लगे, आपको पता लग गया कि मैं किसी को इज्जत दूंगा तो ही मुझे इज्जत देंगे, अगर मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा तो मुझे भी थप्पड़ पड़ सकता है। तो ये क्या हुआ, आप मॉरली राइट बनने की कोशिश करेंगे, लीगली राइट बनने की कोशिश करेंगे, यूटिलिटेरियन रूल्स दैट मेक्स लाइफ बेटर फॉर एवरीवन। देन लास्ट में एडल्टहुड में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आते हैं। मॉरलिटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स दैट ट्रांसेंड म्यूचुअल बेनिफिट, वो जो यूनिवर्सल है, जो दुनिया में हर जगह चल रहे हैं, जो हर जगह एक्सेप्टेबल हैं, आप वो मॉरलिटी या वो वैल्यूज़ इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं। तो दिस वाज ऑल इन द ह्यूमन वैल्यूज़ चैप्टर, एंड टुडे ओनली विल सी द नेक्स्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 3, lecture number 3. Thank you very much. Till then, take care, keep smiling, keep healthy. Bye bye.